Entertainment in Short presents Martian. कहानी की शुरुआत मंगल ग्रह पर होती है। नासा का हर्मीज स्पेसशिप यहाँ पर अपने 6 क्रू मेंबर्स के साथ आया है और मार्क वाटनी, जो एक एस्ट्रोनॉट और बॉटनिस्ट है, वह सॉइल सैंपल ले रहे हैं। उसी दौरान नासा से उन्हें रेत के तूफान की चेतावनी मिलती है और उन्हें वह मिशन तुरंत रद्द करके वापस आने के लिए बोला जाता है। इसलिए वह जितने सैंपल इकट्ठा किए हैं उन्हें लेने के लिए बेस कैंप की तरफ निकलते हैं। मगर जाते वक्त बेस कैंप का एंटीना तूफान की वजह से टूट जाता है और मार्क वाटनी से टकरा जाता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स का मार्क वाटनी से संपर्क टूट जाता है। इसके बाद क्रू के सारे मेंबर मार्क वाटनी को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वह मिल नहीं पाते। इसलिए क्रू को लगता है कि वह डिप्रेशराइजेशन की वजह से मर गए। इसके बावजूद ग्रुप की कप्तान कुछ देर तक उन्हें ढूंढने की कोशिश करती रहती है, मगर फिर अंत में निराश होकर शिप पर वापस चली जाती है और वह पृथ्वी की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद क्रू नासा को बता देता है कि तूफान में हुए एक दुर्घटना की वजह से मार्क वाटनी अब नहीं रहे, और नासा यह बात पूरी दुनिया को बता देती है। असलियत में मार्क वाटनी मंगल ग्रह पर रेत से ढके हुए बेहोश हालत में पड़े हुए हैं। उनके सूट में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की चेतावनी की वजह से उन्हें होश आता है। होश में आने पर उन्हें एहसास होता है कि एंटीना का एक टुकड़ा उनके सूट में घुस गया है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बावजूद बेस कैंप में जाकर अपने शरीर से वह टुकड़ा अपने हाथों से निकाल देते हैं। अब उनके पास नासा से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं है। फिर वह बेस कैंप पर ही अपने रोजमर्रा के काम करना और उसका लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान उन्हें बेस कैंप के इमरजेंसी स्टोरेज में 40 कच्चे आलू मिलते हैं और उनसे वह खेती करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 400 दिन चलेगा इतना खाने का सामान है और उन्हें एरीज 4, जो कि 4 साल बाद आने वाला है, तब तक के लिए खाने का इंतजाम करना है। और बॉटनिस्ट होने के वजह से उन्हें खेती की अच्छे से जानकारी भी है। सबसे पहले वह बेस कैंप का एक चेंबर पूरी तरह से खाली कर देते हैं, उसके बाद उसे मिट्टी से भर देते हैं। खाद के लिए वह एस्ट्रोनॉट्स के मल का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए काफी बदबूदार अनुभव होता है। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है पानी की, क्योंकि मंगल ग्रह पर पानी नहीं है। मगर उन्हें पानी कैसे बनाना है यह पता है। सॉलिड हाइड्रोजन को इरिडियम के साथ मिलाने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिसे ऑक्सीजन के साथ चलाने पर पानी बन जाता है। मगर पहली कोशिश के दौरान एक छोटा सा धमाका हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों से निकलता हुआ ऑक्सीजन नहीं गिना होता, जिससे वह थोड़े चोटिल भी हो जाते हैं। मगर दूसरी कोशिश में वह पानी बनाने में कामयाब होते हैं और फिर खेती करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद वहां से पहला पौधा निकल कर आता है, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है। यहाँ नासा का हेडक्वार्टर, जो कि मंगल ग्रह का निरीक्षण कर रहा है, उन्हें पता चलता है कि सोलर पैनल्स साफ किए गए हैं और रोवर की जगह भी बदल गई है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि मार्क वाटनी अभी भी जिंदा है। फिर नासा यह बात मीडिया को बता देती है और यह भी बताती है कि उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मगर स्पेसशिप के एस्ट्रोनॉट से यह बात छुपाने का फैसला किया जाता है, क्योंकि उससे उनके मिशन पर असर पड़ सकता है। यहाँ पर मंगल ग्रह पर मार्क वाटनी के आलू बहुत अच्छी तरह से उग गए हैं। वह उसमें से बड़े आलू खाने के लिए निकाल लेते हैं और छोटे आलू वापस लगा देते हैं। मगर मार्क को यह बात पता है कि वह कितने भी आलू उगा ले, अगर वह नासा से संपर्क नहीं कर पाया तो वह सब बेकार है। इसलिए वह 1987 में एरिस 2 द्वारा इस्तेमाल किया गया पाथफाइंडर डिवाइस बेस पर लाने की योजना बनाते हैं। अब उन्हें वह डिवाइस लाने के लिए 3200 किलोमीटर का फासला तय करना है, मगर उसमें कई कठिनाइयां हैं। पहली बात तो उनके पास जो रोवर है वह सिर्फ 35 किलोमीटर तक जा सकता है। उसके बाद उसे रिचार्ज करना पड़ता है। इसके लिए वह 2 रोवर की बैटरी को एक साथ जोड़कर उनकी क्षमता को दुगना कर देते हैं। अगली समस्या थी रात के समय की ठंड। उससे बचने के लिए वह अगर हीटर लगाते तो आधी से ज्यादा बैटरी खत्म हो जाती थी।
गर्मी पाने के लिए वह प्लूटोनियम की रोड को अपने साथ रोवर में रखते हैं। उससे निकल रही गामा रेडिएशन से उनका ठंड से बचाव हो गया और इस तरह से वह पाथफाइंडर को बेस कैंप पर लेकर आते हैं। पाथफाइंडर एक रानी टेक्नोलॉजी है, वह सिर्फ फोटो खींच सकता है, इसलिए मार्क उसके सामने 3 बोर्ड लगाते हैं। बीच वाले बोर्ड पर सवाल लिखा होता है कि क्या मेरा सिग्नल आपको मिल रहा है। एक तरफ यस का बोर्ड और दूसरी तरफ नो का बोर्ड लगाया हुआ होता है और नासा जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, वह कैमरा को यस के तरफ घुमा देती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नासा को उनके सिग्नल्स मिल रहे हैं और यह देखकर वह खुशी से झूम उठते हैं। उसके बाद वह हेक्साडेसिमल कोड कैमरे के चारों तरफ लगाकर नासा से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर नासा के वैज्ञानिक उन्हें कोड सेंड करते हैं। उन कोड की मदद से वह रोवर को पाथफाइंडर की फ्रीक्वेंसी से जोड़ देते हैं। अब वह नासा से मेल के जरिए बात कर सकते हैं। फिर नासा उन्हें बताती है कि नासा उनके लिए खाना और जरूरी का सामान एक शिप में भेज रही है और नासा से मार्क को यह भी बात पता चलता है कि नासा ने अभी तक एस्ट्रोनॉट्स को यह बात नहीं बताई कि वह जीवित है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद नासा यह बात एस्ट्रोनॉट्स को बता देती है कि मार्क अभी भी जिंदा है। यह बात सुनकर एस्ट्रोनॉट्स को खुशी भी होती है और दुख भी। खुशी इस बात की वह अभी तक जीवित है और दुख इस बात का कि वह उसे वहां पर छोड़ आए और वह अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मंगल ग्रह पर कुछ दिनों के बाद जिस चेंबर में उन्होंने खेती की थी, वहाँ पर छोटा सा लीकेज हो जाने की वजह से डिप्रेशराइजेशन हो जाता है और उसकी वजह से एक धमाका होता है। इस धमाके में उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। मार्क यह बात नासा को बता देते हैं, पर नासा उन्हें बताती है कि वह परेशान ना हो, नासा जरूरी सामान और खाना उन तक जल्द से जल्द पहुंचा देगी। मगर जब तक शिप नहीं आता तब तक जिंदा रहने के लिए वह मार्क को खाना कम करने की सलाह देती है। जितना खाना एक दिन में 3 बार खाते थे, उतने खाने में अब उन्हें 9 दिन निकालने हैं। यहाँ पृथ्वी पर नासा जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी शिप की लॉन्चिंग करने की तैयारी में जुट जाती है, मगर जल्दबाजी के चलते वह आयरिस प्रोब, जो कि मार्क के लिए जरूरी सामान और खाना ले जाने वाला था, उसकी बिना टेस्टिंग किए ही लॉन्चिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वह ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। मार्क यह बात सुन के पूरी तरह से टूट जाते हैं और अपनी कमांडर को उनके माता पिता के लिए एक संदेश देते हैं। वह कहते हैं कि मेरे माता पिता को बताना कि मैं क्या काम करता हूँ और मैं उसमें कितना अच्छा हूँ। मैं निराश नहीं हूँ, मगर मैं किसी भी अंजाम के लिए तैयार हूँ। अगर इसमें मेरी मौत भी हो जाए तो भी मेरी मौत एक नेक मकसद के लिए हुई है, जो मुझसे कई गुना बड़ा है, और मेरी मौत बेकार नहीं है। अब नासा पूरी तरह से निराश हो चुकी है और उसने सारी उम्मीदें भी छोड़ दी है। मगर इसी वक्त चाइनीज गवर्नमेंट, जो इन सारी चीजों पर नजर रखे हुए था, वह अपना एक स्पेस प्रोब नासा को देने के लिए तैयार होता है। यहाँ नासा में रिच पानेल, जो कि एस्ट्रोडायनेमिक्स में है, वह एक प्लान बनाता है जिससे हर्मीज, जो कि पृथ्वी की तरफ वापस आ रहा है, उसे पृथ्वी पर ना उतारते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाकर पृथ्वी की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके एक स्लिंग शॉट की तरह वापस मंगल की तरफ धकेल दिया जाएगा। जाते वक्त वह मार्क के लिए जरूरी सामान और खाना लेकर जाएगा, जो उस तक चाइना का स्पेस प्रोब पहुंचाएगा। वहां मंगल पर मार्क एरिस 4 का जो मैप है उसमें बैठकर स्पेस में आएगा। फिर हर्मीज उसे पकड़कर वापस पृथ्वी पर ले आएगा, मगर नासा इस योजना के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि मार्क, जिसकी जान बचने की संभावना पहले से ही बहुत कम है, उसकी जान बचाने के लिए नासा 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डालना चाहती। तो रिच नासा को बिना बताए चुपचाप से यह पूरा का पूरा प्लान हर्मीज तक पहुंचा देता है। फिर सभी एस्ट्रोनॉट्स मिलकर यह फैसला लेते हैं कि वह भी नासा की बात ना मानते हुए मार्क को बचाने के लिए जाएंगे। फिर एस्ट्रोनॉट हर्मीज की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। यह देखकर नासा के पास पूरा सामान उन तक पहुंचाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता और वह चाइनीज प्रोब की मदद से पूरा सामान हर्मीज तक पहुंचा देते हैं।
यहाँ मंगल पर मार्क मैव के साइट पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। 2 महीने बाद मार्क मैव के साइट पर पहुंच जाता है। अब उसके सामने अगली चुनौती है एमएवी का वजन 5000 किलो से कम करना। क्योंकि एमएवी एक माइक्रो एयर व्हीकल है जो सिर्फ वातावरण से सैंपल लेने के लिए बनाया गया है। वह स्पेस में जाने के काबिल नहीं है, इसलिए उसका वजन कम से कम 5000 किलो से कम करना है। इसके लिए मार्क उसमें से बाकी की सारी कुर्सियां, नेविगेशन सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, उसका छत और खिड़कियां सब निकाल देता है और एमएवी को एक प्लास्टिक से ढक देता है। उस समय तक हर्मीज मंगल के पास पहुंच जाता है, मगर उसकी गति बहुत ज्यादा होती है। उसकी गति कम करने के लिए उसके एक एयर चेम्बर में एस्ट्रोनॉट्स ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे यान की गति कम हो जाती है। यहाँ पृथ्वी पर नासा इस घटना का पूरी दुनिया में टेलीकास्ट कर रहा है। सारी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या नासा मार्क को सुरक्षित घर वापस ला पाएगी या नहीं। उसके बाद मार्क स्पेस में जाने के लिए निकल पड़ता है, मगर बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से स्पेस में पहुंचने तक वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि वह अभी भी शिप से बहुत दूर है। फिर वह कमांडर से कहता है कि वह उसके सूट में छेद करके वहां से निकलने वाली हवा के प्रेशर से खुद को दिशा देते हुए उन लोगों तक पहुंच जाएगा, मगर कमांडर इस बात के लिए इनकार कर देती है और वह फ्लाइंग चेम्बर में बैठकर खुद को रस्सी से बांध के उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, मगर रस्सी खत्म होने की वजह से वह उस तक नहीं पहुंच पाती। फिर मार्क वही करता है जो उसने कहा था और सूट में छेद करके वह उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है। मार्क कमांडर का हाथ पकड़ने ही वाला होता है, मगर उसका हाथ फिसल जाता है। किसी तरह वह जिस रस्सी से कमांडर बंधी होती है उस रस्सी को पकड़ लेता है। फिर दूसरे एस्ट्रोनॉट उन दोनों को शिप के अंदर खींच लेते हैं। जैसे ही हर्मीज यह बात नासा को बता देती है कि उसने मार्क को पकड़ लिया है और नासा पूरी दुनिया को बता देती है कि मार्क अब सुरक्षित है, सारी दुनिया खुशियां मनाने लगती है। फिर सारे एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं और पृथ्वी पर आने के बाद मार्क अपनी बची हुई जिंदगी एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के कैंडिडेट का इंस्ट्रक्टर बनकर शांति और सुकून से बिताते हैं।